कुछ ऐसा जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, मुस्लिम दुनिया को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है और यह नो रिटर्न के बिंदु तक पहुंच चुका है। कई देशों में वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। समाज ढह रहे हैं, युवा भाग रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं और वह धर्म जिसे बचाया जाना था अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर, बंटा और अस्वीकृत हो चुका है। यह बाहर से इस्लाम पर हमला नहीं है, यह अंदर से इस्लाम को खोखला किया जा रहा है, एक ऐसे कट्टर विचारधारा से जो आधुनिक जीवन से इतनी दूर है कि जहां भी वह सत्ता में आती है सब टूटने लगता है। अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, उत्तरी नाइजीरिया, अलग संस्कृतियां, अलग इतिहास, एक ही नतीजा। इस वक्त को अलग बनाता है पैमाना। पहली बार वह स्थितियां जो इस विचारधारा को जिंदा रखती हैं, युवाओं की निराशा, राजनीतिक दमन, आर्थिक ठहराव, एक साथ टकरा रही हैं। और सबसे कड़वा आयरनी, जितनी ज्यादा यह विचारधारा समाज पर हावी होने की कोशिश करती है, उतनी तेजी से लोग खुद धर्म से दूर भागते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे यह विचारधारा क्या है, क्यों आधुनिक दुनिया में इसका कोई स्थान नहीं और कैसे इसका आखिरी उभार उसी सभ्यता को नष्ट कर सकता है जिसकी रक्षा का दावा करता है। आइए शुरू करें तबाही से। जब अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पतन धीमा नहीं था, यह मुक्त गिरावट थी। 2 साल के अंदर देश का जीडीपी 27% गिर चुका था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मुताबिक। यह मंदी नहीं, अर्थव्यवस्था को जिंदा नष्ट किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता, जिस पर अफगानिस्तान की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह निर्भर थी, रातों रात खत्म हो गई। बैंकिंग व्यवस्था ठप, जीवन भर की बचत ताले के पीछे बेकार कागज बन गई। फिर आया वह फैसला जो तालिबान की विरासत को सबसे ज्यादा परिभाषित करेगा, महिलाओं को काम और शिक्षा से रोकना। देश की आधी मानव पूंजी एक फरमान से मिटा दी गई। डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर गायब। लाखों कुशल अफगान भाग गए, ठीक उन्हीं लोगों को खो दिया जिनकी जरूरत थी। आज अफगानिस्तान में मध्यकालीन गरीबी और भुखमरी है। करीब 70% आबादी को संयुक्त राष्ट्र निर्वाह असुरक्षित कहता है, यानी वे अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। परिवार अपने बच्चों को भोजन के लिए बेच रहे हैं। महिलाएं, जो कभी संसद का चौथाई हिस्सा थीं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाती थीं, व्यवसाय चलाती थीं, अब अपने घरों में कैद हैं। माध्यमिक स्कूलों से बाहर, विश्वविद्यालयों से बाहर, ज्यादातर नौकरियों से बाहर, सार्वजनिक पार्कों से बाहर। तालिबान का संदेश साफ है, आधी आबादी मायने नहीं रखती। यही शुद्ध इस्लामी शासन लाया, स्वर्ण युग नहीं बल्कि मौत का चक्र। अब देखें सीरिया को। 2011 से पहले यह मध्यम आय वाला देश था, प्राचीन शहरों और शिक्षित आबादी के साथ। फिर युद्ध ने इसे तोड़ डाला और अराजकता में आईएसआईएस जैसे कट्टरपंथी इस्लामी मिलिशिया ने पूरे प्रांतों को चरमपंथी प्रयोगशाला बना दिया। उनकी राजधानी रक्का एक सामान्य शहर से सार्वजनिक फांसी और भुखमरी के नर्क में बदल गई। जब आईएसआईएस को खदेड़ा गया तो 80% से ज्यादा रक्का मलबे में था। पूरे देश में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सीरियाई, युद्ध से पहले की आधी आबादी, विस्थापित या मारे गए। सीरिया की अर्थव्यवस्था 50% से ज्यादा सिकुड़ गई, आयें गर्त में गिर गईं। जो कभी अरब जगत के सबसे धर्मनिरपेक्ष और मिश्रित समाजों में से एक था, वह कट्टरपंथी सरदारों के अधीन सांप्रदायिक टुकड़ों में बंट गया। यमन भी यही कहानी अलग लहजे में सुनाता है। जो उम्मीद भरा विद्रोह शुरू हुआ था, वह कट्टर शिया हौथी और सऊदी समर्थित कट्टर सुन्नी गुटों के बीच सांप्रदायिक प्रॉक्सी युद्ध में बदल गया। नतीजा ग्रह पर सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक है। लाखों लोग हिंसा, भुखमरी और बीमारी से मारे गए। प्राचीन शहरों में अकाल जैसी स्थिति, करोड़ों बच्चे कुपोषित, और जहां औसत आयु सिर्फ 18 साल है, वहां मध्य पूर्व का सबसे युवा देश लिटरली अपने भविष्य को भूखा मार रहा है। जो भी शासन है वह क्रूर और मनमाना है। कट्टरपंथियों द्वारा सजा, अस्पताल बंद और साफ पानी गायब। और फिर है नाइजीरिया, बोको हराम, जिसका नाम लिटरली मतलब पश्चिमी शिक्षा फॉरबिडन, ने सिर्फ लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि भविष्य के खिलाफ जंग छेड़ी। यूनिसेफ के मुताबिक 2009 से अब तक 2295 से ज्यादा शिक्षक मारे गए, करीब 1400 स्कूल नष्ट, 19,000 शिक्षक विस्थापित, 6 लाख से ज्यादा बच्चे शिक्षा से वंचित। पूर्वोत्तर में एक पूरी पीढ़ी निरक्षर होकर बड़ी हो रही है,
दुर्घटना से नहीं, बल्कि सोची समझी व्यवस्थित योजना से। अलग झंडे, अलग भाषाएं, एक ही तबाही। और यह पैटर्न हमें कुछ बताता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस सब के बारे में गलत समझते हैं। वे सोचते हैं यह इस्लाम के बारे में है, नहीं है। यह एक विचारधारा है जो इस्लाम को मास्क की तरह पहनती है, इतनी फंडामेंटली टूटी कि आधुनिक दुनिया के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। नैतिक रूप से नहीं, बल्कि फंक्शनली टूटी। कट्टर इस्लामवाद उन सब चीजों को रिजेक्ट करता है जो आधुनिक समाज को सरवाइव करने के लिए चाहिए। खुली बहस, अनुकूल संस्थाएं, शिक्षित वर्कफोर्स जिसमें महिलाएं शामिल, वैज्ञानिक जांच, आर्थिक लचीलापन। यह दैवीय आदेश को सेक्युलर कानून से ऊपर रखता है, सामूहिक डॉगमा को व्यक्तिगत आजादी से ऊपर, शास्त्रों की लिटरल व्याख्या को वैज्ञानिक प्रगति से ऊपर। यह पूरी आज्ञाकारिता मांगता है एक ऐसी दुनिया में जो एडेप्टेबिलिटी पर चलती है। यह इंसानियत को बिलीवर्स और इन्फिडेल्स में बांटता है, जबकि दुनिया को हर सीमा पार कोऑपरेशन की जरूरत है। कोई भी 21वीं सदी का राष्ट्र 7वीं सदी के फ्रोजन वर्ल्ड व्यू के तहत काम नहीं कर सकता। एक व्यवस्था जो क्लेरिकल रूल अनिवार्य करती है, वह आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की मांगी गई रचनात्मक ऊर्जा पैदा नहीं कर सकती। एक सिद्धांत जो डिसेंट को हेरेसी मानकर सजा देता है, वह खुली बहस पैदा नहीं कर सकता जो वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति के लिए जरूरी है। अन्य धार्मिक सभ्यताओं ने पेनफुल रिफॉर्म्स किए और सेक्युलर गवर्नेंस अपनाई, क्योंकि बाहर से मजबूर नहीं किया गया, बल्कि क्योंकि कुछ भी कम जटिल आधुनिक समाज को थ्राइव नहीं करने देता। और यह नया भी नहीं है। इस्लाम ने यह एग्जैक्ट जहर पहले भी देखा है। कमजोर अदालतें शासकों की मर्जी पर झुकीं, संसदें बिना असली अधिकार के, सेनाएं और गुप्त पुलिस बिना रोक टोक के सत्ता चलाती, और क्रूशली धार्मिक अधिकार अभी भी राजनीतिक सत्ता से जुड़ा हुआ, चाहे औपचारिक थियोक्रेसीज के जरिए, क्लेरिकल सैंक्शनड राजतंत्रों के जरिए या गणराज्यों के जरिए जो अभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में इस्लामी कानून को जगह देते हैं। आंकड़े एक ब्रूटल कहानी बताते हैं। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 90% से ज्यादा लोग ऐसे रिजीम्स के तहत रहते हैं जिन्हें फ्रीडम हाउस नॉट फ्री बताता है। क्षेत्र में युवा बेरोजगारी 25 से 28% के बीच, दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। कुछ देशों में कॉलेज ग्रेजुएट के बेरोजगार होने की संभावना उससे ज्यादा है जिसने स्कूल कभी पूरा नहीं किया, क्योंकि स्टैग्नेंट अर्थव्यवस्थाएं स्किल्ड लेबर को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। हर साल लाखों शिक्षित युवा वर्कफोर्स में आते हैं और कुछ नहीं पाते। जब कोई युवा इंसान काम के जरिए डिग्निटी नहीं पा पाता, तो वह उन लोगों का शिकार बन जाता है जो बैटल के जरिए बिलोंगिंग देते हैं, चाहे कोई कैरिस्मेटिक प्रीचर हेवनली रिवॉर्ड्स का वादा करे या वॉरलॉर्ड कैश और बंदूक देकर कॉज के लिए लड़ने को कहे। जब राज्य बुनियादी सेवाएं नहीं दे पाते, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स भोजन और हार्श जस्टिस देकर घुसपैठ करते हैं, और बंद राजनीतिक सिस्टम्स में जहां डिसेंट का हर रास्ता कुचल दिया जाता है, मस्जिद ही इकलौती इजाजत वाली सोशल ऑर्गेनाइजिंग की जगह बन जाती है। यह विशियस साइकिल है जिसने इन समाजों को पीढ़ियों से फंसाया हुआ है। ऑटोक्रेट्स मॉडरेट्स को दबाते हैं, मस्जिद खाली जगह भरती है, पॉलिटिकल इस्लाम डिफॉल्ट ऑपोजिशन बन जाता है। जब ये आंदोलन सत्ता हथिया लेते हैं, तो उनका अपना एब्सोल्यूटिज्म नया दमन पैदा करता है, और चक्र चलता रहता है। हर चक्कर समाज को और गहरे स्टैग्नेशन में धकेलता है और एक्सट्रीमिज्म को रिक्रूट करने के लिए एक और पीढ़ी देता है। हमने इसे रियल टाइम में देखा है। लेकिन अलकायदा की अपनी सैवेज नेचर, लोकल्स का सर कतना, मार्केट्स में बम विस्फोट, इनसेन रूल्स लागू करना ने उन्हीं कम्युनिटीज को उनके खिलाफ कर दिया जिनकी रक्षा का दावा करते थे। कबीले पलट गए। यही पैटर्न है। लोग फैनेटिसिज्म तब नहीं चुनते जब उनके पास बेहतर ऑप्शंस हों। वे तब चुनते हैं जब सब कुछ छीन लिया गया हो। और जब फैनेटिक्स इनेविटेबली अपनी असली नेचर दिखाते हैं, पॉपुलेशन पीछे हटती है, लेकिन तब तक समाज पहले ही रूइंस में होता है। पहला, अनप्रेसिडेंटेड यूथ बल्ज। मुस्लिम बहुल देश दुनिया के सबसे युवा देशों में हैं। अफगानिस्तान और यमन में औसत आयु 18 से 20 साल के आसपास। यमन में अकेले 42 मिलियन की आबादी में करीब आधे 18 साल से कम हैं। पूरे मध्य पूर्व में आधे से ज्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। सामान्य हालात में यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी एसेट होता, आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पोटेंशियल वर्कफोर्स। इसके बजाय यह पाउडर केक है, क्योंकि यह मैसिव जनरेशन बिना किसी अपॉर्चुनिटीज और पॉलिटिकल वॉइस के बड़ी हो रही है। दूसरा,
रिजिड अनयील्डिंग पॉलिटिक्स, एजिंग डिक्टेटर्स और मोनार्क्स बिना सत्ता बांटे पावर पर चिपके हैं। चुनाव अगर होते भी हैं, केयरफुली मैनेज्ड थिएटर होते हैं। लाखों युवाओं के लिए चेंज लाने का जीरो पीसफुल रास्ता है। पूरी जनरेशन की एनर्जी सील्ड वेसल में फंसी भाप की तरह है, और जब वेंट नहीं दिया जाता तो यह सिमर नहीं करता, यह डेटोनेट्स। तीसरा, स्टैगरिंग पैमाने पर इकोनॉमिक डिस्पेयर। हर साल लाखों ग्रेजुएट्स ऐसे लेबर मार्केट्स में आते हैं जहां उनके लिए कुछ नहीं। उनकी डिसअपॉइंटमेंट टिंडर बॉक्स है। जब अपॉर्चुनिटी गायब हो जाती है, आइडियोलॉजी वैक्यूम भरती है। जब कोई युवा जीवन नहीं बना पाता, किसी कॉज का वादा, कोई भी कॉज, खतरनाक रूप से सिडक्टिव हो जाता है। चौथा, रिलीजियस अथॉरिटी का संकट। ट्रेडिशनल क्लेरिक्स तेजी से डिस्क्रेडिटेड हो रहे हैं, करप्ट रेजिम्स के टूल्स के रूप में देखे जा रहे हैं, न कि जेन्युइन स्पिरिचुअल लीडर्स के। अरब वर्ल्ड में रिलीजियस लीडर्स पर ट्रस्ट कुछ ही वर्षों में 51% से 40% पर गिर गया। इस वैक्यूम में फायर ब्रांड्स कूदते हैं, ऑनलाइन प्रोपेगेंडिस्ट्स और एक्सट्रीमिस्ट प्रीचर्स जो खुद को फेथ के ट्रू गार्डियंस के रूप में पेश करते हैं। मामूली थियोलॉजिकल डिफरेंसेस बैटल लाइंस बन जाते हैं, समझौता मर जाता है। सेक्टेरियन पोलराइजेशन, सुन्नी वर्सेस शिया, फंडामेंटलिस्ट वर्सेस मॉडरेट, सदियों में नहीं देखे गए स्तर पर पहुंच गया है। और पांचवां, शायद सबसे पैराडॉक्सिकल फोर्स, मॉडर्निटी का ऑनस्लॉट इटसेल्फ। अरब कंट्रीज में इंटरनेट पेनिट्रेशन पॉपुलेशन का करीब 70% तक पहुंच चुका है। स्मार्टफोन्स कंजर्वेटिव विलेजेस में बाहर की दुनिया सीधे ले आए हैं। काबुल का एक युवा अपने फोन पर देख सकता है कि सियोल या सैन फ्रांसिस्को में लोग कैसे जीते हैं। जिनके पास उम्मीद है उनके लिए यह एक्सपोजर एनरिचिंग है, लेकिन स्ट्रिक्ट सोशल कोड्स और जीरो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स वाले लोगों के लिए यह डीपली डिस्टेबलाइजिंग है। जिहादिस्ट नैरेटिव इस खाई को सर्जिकल प्रिसीजन से एक्सप्लॉइट करता है। यह फ्रस्ट्रेटेड यंग मुस्लिम्स को बताता है कि उनकी स्क्रीन्स पर दिखने वाली मॉडर्निटी उनकी आइडेंटिटी नष्ट करने की वेस्टर्न कंस्पिरेसी है। इसी समय वही युवा फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी तथा घर की करप्शन और स्टैग्नेशन के बीच कॉन्ट्रास्ट साफ देख सकते हैं। यह रियलाइजेशन रिफॉर्म नहीं, रेज पैदा करती है। हार्डलाइनर्स का जवाब, और ज्यादा प्यूरिटैनिकल रूल्स, और ज्यादा कंट्रोल, और ज्यादा रिप्रेशन। स्टेट्स अपनी ग्रिप फिसलती महसूस कर भारी सर्वेलेंस और हार्शर क्रैकडाउन्स का सहारा लेते हैं। युवा एक ऐसी दुनिया के बीच फंसे जिसे देख तो सकते हैं लेकिन पहुंच नहीं सकते, और एक रियलिटी जिससे बच नहीं सकते। या तो हार मान लेते हैं या और रेडिकलाइज हो जाते हैं। कुछ अपनी सोसाइटीज पर नाकाम रहने के लिए हमला करते हैं, कुछ बाहर की दुनिया पर उन्हें लुभाने के लिए। लेकिन यहां वह बात है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जितनी ज्यादा रेडिकल इस्लाम धक्का देता है, उतनी तेजी से यह लोगों को रिलीजन से एंटायरली दूर ले जा रहा है। यह मुस्लिम वर्ल्ड में हो रहा सबसे कॉन्सिक्वेंशियल शिफ्ट हो सकता है, और लगभग कोई ध्यान नहीं दे रहा। अरब बैरोमीटर के मुताबिक क्षेत्र में नॉट रिलीजियस कहने वालों का हिस्सा 2013 में 8% से कुछ ही वर्षों में 13% हो गया। यूथ में आंकड़े और ड्रामेटिक हैं। ट्यूनीजिया में करीब आधे युवा अब कहते हैं वे रिलीजियस नहीं। यह आंकड़ा यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्युलर रेट्स के बराबर है। लिबिया में 1/3, अल्जीरिया में 1/4, इजिप्ट में 1/5। इस्लामिस्ट पार्टीज पर ट्रस्ट क्रेटेड 2013 में 35% से 2018 में सिर्फ 20% पर। इराक में आइसिस कैलिफेट के तहत जिंदा बचे यंग लोग सड़कों पर नो टू रिलीजन और सेक्ट के नारे लगा रहे थे, एक पीढ़ी पहले अकल्पनीय वाक्यांश। मोसुल की कैफेज में जो यंग इराकीज हॉरर सह चुके हैं, वे रिलीजन से ट्रॉमा बताते हैं। 2/3 यंग अरब्स अब कहते हैं रिलीजन मिडल ईस्टर्न अफेयर्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह क्रूअल पैराडॉक्स है जिसकी एक्सट्रीमिस्ट ने कभी कल्पना नहीं की। हर सोसाइटी जिसे वे प्यूरिफाई करते हैं, ज्यादा एथियस्ट्स पैदा करती हैं। हर स्कूल जिसे वे जलाते हैं, ज्यादा लोग फेथ पर सवाल उठाते हैं। हर पब्लिक एग्जीक्यूशन एक और युवा को फुसफुसाने पर मजबूर करता है, यह मेरा इस्लाम नहीं है। रिलीजन का अनचेंजिंग विजन एनफोर्स करने की कोशिश में वे एग्जैक्टली उसी ट्रांसफॉर्मेशन को कैटलाइज कर रहे हैं जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे। रिलीजन के सेल्फ स्टाइल्ड सेवियर्स इसके ग्रेव डिगर्स बन रहे हैं, और जितनी तेजी से वे पुश करते हैं उतनी गहरी खुदाई करते हैं। अगर आप अभी भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। हम सिविलाइजेशनल कोलैप्स को रियल टाइम में ट्रैक करते हैं, सैनिटाइज्ड होने से पहले।
क्योंकि जो आगे आ रहा है यह पूरी स्टोरी का सबसे डेंजरस हिस्सा हो सकता है।